नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी ने आज इंटरनेशनल उड़ान भरी। मकसद साफ, विकास, निवेश, रोजगार, और उसके लिए लखनऊ में हुआ भव्य ग्लोबल समिट। लेकिन आज उसमें दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई, और ये बातें प्रधानमंत्री की ओर से आती है, रक्षा मंत्री की ओर से आती है, योगी आदित्यनाथ की ओर से आती है। तो ये कहा जा सकता है कि उनका तो अपना पक्ष है, लेकिन जब देश के चुनिंदा उद्योगपति ये कहें कि भारत की समृद्धि के पीछे यूपी की समृद्धि संबल है और भारत की समृद्धि से ही दुनिया की समृद्धि है, तो अपने आप में ये एक अद्भुत उदाहरण होता है। जब ये कहा जाए कि कानपुर और उसके जो अन्य जिले हैं, जिनका अपना एक गौरवमय इतिहास था, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा थी, जिन्हें औद्योगिक राजधानी के रूप में देखा जाता था, आज उनकी पुनर्स्थापना के लिए नए कदम उठाए गए हैं। आज जब ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और ये भी कहा जाता है माहौल बदला, बदले हालात और तस्वीर बदली। अब बीमारू राज्य से तो उत्तर प्रदेश बहुत बाहर हो गया, और जो ये माहौल बना है निवेश का, निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। और सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश ने देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का जो आधार देने का लक्ष्य बनाया है, वो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और लग रहा है कि नहीं, अगर यूपी सबसे बड़ा है तो वो अपने बड़प्पन को भी प्रस्तुत कर रहा है और दिखा रहा है कि नहीं, हम दूसरे प्रदेशों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आज से 3 दिवसीय नए भारत का ग्रोथ इंजन स्टार्ट हो गया है। हरी झंडी दे दी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और जाने माने उद्योगपतियों ने। हमारे कानपुर का भी इसमें अहम योगदान है। आज मैं पढ़ रहा था, कानपुर के लिए 15,000 करोड़ का टारगेट था, लेकिन ये टारगेट बढ़कर के 87,000 करोड़ पहुंच गया। लोग प्रशासन की, उद्योगपतियों की सराहना कर रहे हैं। और एक ये भी आंकड़ा आया कि 1,000 करोड़ से अधिक की भागीदारी करने वालों में जो कानपुर के जो 10 लोग हैं, उन्होंने भी एक गौरवमय पथ का आकलन किया है और उस पर चलने का संकल्प किया है। ये संकल्प निश्चित रूप से कानपुर को भी एक नया आह्वान देगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ है कानपुर की एक पहचान, जाने माने उद्योगपति विश्वनाथ गुप्त। विश्वनाथ जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्वनाथ जी ने कानपुर को एक नई पहचान दी। हालांकि उनके प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन रियल एस्टेट के माध्यम से जो सुरक्षा, व्यवस्था, शुचिता, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और रहन सहन की सुविधाएं प्रदान की है, वो निश्चित रूप से अद्वितीय है। और उसी आधार पर उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य बनाया है। विश्वनाथ जी, सबसे पहले तो बताइए कि आज आप ग्लोबल समिट में रहे, कैसा लगा आपको, कैसी अनुभूति हुई अपने उस उत्तर प्रदेश की जिसे बीमारू कहा जाता था, पिछड़ा कहा जाता था, ये भी कहा जाता था कि ये तो
क्राइम का क्षेत्र है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। लेकिन आज जब वहाँ थे, देश के चुनिंदा लोग थे, विदेशों के भी चुनिंदा लोग थे, कैसे अनुभूति हुई आपको? धन्यवाद वर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरीके से वहां पे आयोजन था, उस आयोजन का जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से मैनेजमेंट किया गया था, लोगों को पासेस थे, लोगों का सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंगली सभी आदमी अपनी अपनी जगह प्रॉपर जा रहा था, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट था, और जो टाइम शेड्यूल था वो भी बहुत परफेक्ट था। सपोज प्रधानमंत्री जी को 10 बजे आना था, तो ऑलमोस्ट 10 बजे वो एंटर कर गए। उसी के अकॉर्डिंगली सारा प्रोसेस चलता रहा, सिस्टम चलता रहा, और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और एक उसी शेड्यूल में उसको कंक्लूड करके माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दिल्ली को रवाना हो गए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आज प्रधानमंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, मुख्यमंत्री बोले, और आपके ही जो है सहयोगी उद्योगपति बोले, तो क्या मैसेज क्या मिला है? क्या आपको कोई एक दिशा मिली, कोई स्फूर्ति मिली, कोई ऊर्जा मिली? क्या यह आपने सोचने का आपका नया एक रास्ता भी खुला है? वर्मा जी, पिछले 15 दिनों से जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, जिनको एसएसवी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो निर्लिप्त मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अपनी कोई अपेक्षाएं, आकांक्षाएं नहीं है, और जिस तरीके से वो प्रदेश में, देश में, विदेश में ड्राइव को चला रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली 15 दिनों से हमारे कानपुर में, हम उन्नाव में भी गए, जिस तरीके से हम लोगों ने भागीदारी की, तो इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई, इन्हीं ने की, 2018 में की, उसके बाद भी की। लेकिन जो गवर्नमेंट की छटपटाहट इस बार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में दिखी, वो शायद हमारे अपने जीवन काल में कभी नहीं दिखी। ये छटपटाहट का कारण क्या आप मानते हैं? छटपटाहट का बेसिक कारण क्या है कि लोगों ने ये समझा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी संभावनाएं नहीं है, यहाँ के आदमी काम करने लायक नहीं है, यहाँ सिर्फ लेबर है, इनको यूज करो, महाराष्ट्र बुला ले, कर्नाटका बुला ले, गुजरात बुला ले, सब कुछ कर ले, लेकिन यहाँ टैलेंट कुछ है नहीं, जो भी है वो बाहर चला जाता है। इन सब चीजों को जब उन्होंने विजुअलाइज किया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अगर हम वोट लेने के लिए बात करते हैं, हम गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं, तो बनती है, लेकिन अगर प्रदेश की जनता खुशहाल नहीं रही, वहां उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए, तो धीरे धीरे यहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कि अब और जगह पे जैसे सपोज कोई काम आज करना चाहता है, सपोज लखनऊ में आना चाहता है, कानपुर में आना चाहता है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर वो बेंगलोर में जा रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा कि ये मैं क्या करूं, यहाँ पे किस माहौल में करूं, हमारे कितने कंपटीटर्स होंगे, हमारे क्या होंगे। यहाँ कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हुई नहीं है, तो लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम आते हैं और आने के साथ कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। ये उद्देश्य है। लेकिन मैं भी जरा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कारण है, यही एक बुनियादी कारण आप बता सकते हैं जिसके कारण 2018 में जो सपना देखा गया, वो सपना जैसा बार बार लोग कहते हैं, हमारे विपक्षी लोग भी कहते हैं, आम जन भी दिखाई नहीं दे रहा, जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, डिफेंस कॉरिडोर भी है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसका कारण आप यही मानते हैं? बेसिकली क्या था, एक सिस्टम होता है हर चीज का। सिस्टम ये कह सकते हैं कि चरमराया था, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, अखिलेश जी ने भी बहुत काम किया, सब कुछ किया, लेकिन जो पूरी व्यवस्था और सिस्टम होता है वो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। और जब ये नई सरकार आई तो शुरू के 2-3 साल तो चीजों को समझने में लगे, कहां कहां पे कमजोरियां हैं, किसको कैसे चलाया जाए, क्या सिस्टम किया जाए, क्या वर्किंग की जाए, वो देख के बाद जब 3 साल 4 साल बीत गए, तब इन लोगों ने ये एनालाइज किया कि अब इसको अगर अपने को आगे बढ़ाना है तो उसके बेसिक ये रोल मॉडल होंगे कि अपने को सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको ठीक करना होगा, जो ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स है काम ना करने की, वर्किंग को डिस्टर्ब करने की, डिले करने की, उसको मॉनिटर करना। तो ये सारी चीजों में जब उन्होंने ध्यान दिया तो चीजें आगे निकलना शुरू हुई और लोगों का रुझान और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लेकिन
मेरी अक्सर बातचीत होती है, उद्यमियों से भी बातचीत होती है, सभी लोगों से, तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगा है, इसमें भी दो राय नहीं है, अब वो उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो अभी जो योगी आदित्यनाथ चाहते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी अभी उस धरातल पर नहीं आ पाई है। देखिए, इसमें एक चीज हम हमेशा कहते रहते हैं जहां कहीं बैठते हैं जी, कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है जी, और वो अपने आप को सपोज आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, ये सब समझते हैं कि हम लोगों ने हाईएस्ट डिग्री लेकर के आए हुए हैं, तो हम लोग सुपर ब्रेन हैं, और इनसे जिनको काम लेना होता है वो हमारे मंत्री हैं, वो हम जहां तक समझते हैं उतने एजुकेटेड नहीं होते थे, उनको सिस्टम का ज्ञान नहीं होता था, उनको वो फाइलों में समझा दिया जाता था और उनके मुताबिक काम ना करके वो अपने में असमर्थता जाहिर करते थे। तो अब क्या हो गया, जैसे इस बार अभी हम मिले आपको, एक अभी लेटेस्ट उदाहरण दे, एक माननीय अजीत पाल जी है, कानपुर के मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, आपने कानपुर के, वो कानपुर के है, और वो कभी नहीं मिले क्योंकि बहुत ज्यादा वो पब्लिक में नहीं रहते, बिल्कुल सही, और वो वर्किंग में बिलीव करते हैं, वो विदेशों में पढ़े, विदेशों में नौकरी की, और कम से कम 5 भाषाओं के ज्ञाता है, बिल्कुल। तो इतना सब होने के बावजूद वो बहुत सिंपल है और वर्किंग में है, तो क्या अब ये ब्यूरोक्रेसी से जब वो बात करते हैं तो उनको वो प्रॉपर जवाब देती है और चीजों को आगे करने में तकलीफ नहीं होती है। इस तरीके से आईएएस भी आए, आईआरएस भी आए, काफी इस बार मिनिस्ट्री में है, और ये परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सिस्टम वैसे वैसे ठीक होता जाएगा। तो क्या इसकी कुछ काट की है आपको? ये जो ग्लोबल समिट चल रहा है, इसके पहले जैसा मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे हमने विभिन्न प्रकार के पोर्टल बना दिए हैं, निवेश मित्र, निवेश सारथी, और उन्होंने कहा एक एक उद्योगपति के साथ मैंने एक अधिकारी भी कर दिया है। क्या उसी की काट है या अभी आप चाहते हैं कि नहीं अभी इसमें और कुछ काम किया जाए? एक्चुअली इसमें बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे अब एक चीज हम लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी से डील करते हैं जी, अब डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक सिस्टम लागू हुआ कि अब जो सारे मैप्स हैं ऑनलाइन होंगे जी, उस ऑनलाइन में हम लोग सबमिट करते हैं, वो महीनों उसको करेक्ट करता है। बहुत सी चीजों की उनके पास प्रोग्रामिंग भी नहीं होती है तो उसको प्रोग्राम को अपडेट करते हैं, सिस्टम करते हैं, तो हम लोगों का टाइम बहुत लग रहा है और चीजें डिले हो रही हैं। उसके बावजूद भी एक चीज मैं हमेशा कहता हूं सिस्टम से कि जब उस कंप्यूटर जिसपे आपने ट्रस्ट किया उसने उस मैप को अप्रूवल दे दी, देन फिर पूरे डेवलपमेंट अथॉरिटी में इसमें टाइम किस बात का लगता है। अगर आपने हमारे 3 महीने लगा दिए और ये कह रहे हैं कंप्यूटर में प्रोसेस चल रहा है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं, जब कंप्यूटर ने क्लियर कर दिया तो ये सिस्टम में डिले क्यों है? इसी तरीके से बहुत सी जगहों पे ये है कि जब आप कंप्यूटराइज करते हो तो मैनुअल इंटरफेरेंस इतना होने का क्या काम है? बिल्कुल सही है। और ये कल मैं भी सुन रहा था, हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि जीएसटी में कह दिया गया कि सब ऑनलाइन करिए और बाद में कहा वेरीफाई कराने के लिए चले आइए, तो आप वेरीफाई क्यों किया जाएगा? ये भी प्रॉब्लम है। तो यही सारे सिस्टम्स है हाँ, जिसकी और तकनीकी समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि जब पब्लिक आप पे ट्रस्ट कर रही है, आपका जीएसटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? पब्लिक आपके साथ खड़ी है, पब्लिक आपको सपोर्ट कर रही है, वर्किंग अच्छी हो रही है, तो उसको पब्लिक को भी उतनी सहूलियत दी जाए, अनायास उसको डबल और ट्रिपल वर्किंग में न उलझाया जाए। तो क्या आपको ये लगता है कि अब जो नई व्यवस्था लागू की गई है उससे समस्याओं का हल होगा? देखिए, धीरे धीरे अब सबको ये प्रतीत होने लगा जी। इधर लास्ट काफी दिनों से हम बहुत से ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, लगा कि लखनऊ से शहर लेवल पे सब जगह मिल रहे हैं। उन सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक मैसेज है कि अब काम करना है, तो जब काम करना है तो उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसका सिस्टम बनाने के लिए व्यवसायियों को बैठालना पड़ेगा। तो जो तवज्जो, हम तो कह रहे हैं, जो तवज्जो पहली बार बिजनेसमैन को मिला है, हम लोग यही हमेशा कहते थे कि भाई बिजनेसमैन को तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता? आप कहते हैं यही टैक्स देता है, यही इकोनॉमी चलाता है, यही सब चीजें चलता है, तो उसको उतना प्रिविलेज क्यों नहीं मिलता? उसको सबसे लास्ट पंक्ति में क्यों रखा जाता है? तो वो चीजें जो अब दिख रही हैं कि बिजनेसमैन को आगे किया गया है, वो छोटा है, बड़ा है, मंझला है, जैसा भी है, उसकी प्रॉब्लम को समझ के सरकार उसको मदद करने के लिए हर सक्षम तैयार है।
तो क्या आपको लगता है कि जो ये बार बार ये बात की जाती है कि 2018 में जो संकल्प लिए गए थे तो वो जमीन पर अभी तक नहीं उतरे, और इसका कारण आप जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, तकनीकी कारण और उलझा देना, दौड़ाना, क्या वो यही कारण है और अभी तक वो चीजें उतर नहीं पाई हैं जमीन पर? देखिए, ऐसा है कि वही बता रहे थे कि जब 18 से वर्किंग स्टार्ट हुई जी, तब मन में तो संकल्प ले लिया गया था जी कि हमें इस प्रदेश को सुधारना है। और हर आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, सबके दिमाग में ये है कि अगर देश में अच्छी व्यवस्था करनी है, विरोध की राजनीति से हट के राजनीति करनी है, तो बिना उत्तर प्रदेश के कुछ नहीं हो सकता। पहले लोग उत्तर प्रदेश को उतना वेटेज नहीं देते थे, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का बीड़ा अपने हाथों में लिया है और वो कमिटेड दिखाई पड़ रहा है। और फिर वही बात है कि निर्लिप्त है, जैसा कि उनकी एक्टिविटीज है, 24 घंटे काम कर रहे हैं वो, आदमी को बुला रहा। एक भय का वातावरण ब्यूरोक्रेट्स में भी है। उन्होंने काफी लोगों को सस्पेंड किए हैं, काफी पे एक्शंस लिए हैं। तो ये ऐसा प्रतीत होता है ये व्यवस्था इतने सालों की जो है वो धीरे धीरे करके ट्रैक पे आएंगी और वो आती दिख रही हैं। अच्छा, हम आपसे खाली एक सवाल पूछें ये कि 2018 में जो संकल्प लिए गए थे उनमें कानपुर भी कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा। क्या कुछ उस दिशा में कानपुर में ही कोई काम बढ़ गया है, या कोई फैक्ट्री लग गई, या कोई निवेश हो गया, रोजगार के अवसर हो गए? क्या ऐसा? कानपुर में हमारी समझ से उस समय जो लेदर क्लस्टर का एक प्लान हुआ था जी, वो लेदर क्लस्टर रमईपुर में ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसकी लैंड पूरी एक्वायर हो चुकी है जी। अभी हमारे उनके जो मेन अध्यक्ष है इरशाद भाई क्या है, उनसे डिस्कस हुआ था। उन्होंने कहा कि वहां पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी आ रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लॉट्स है, वर्किंग प्लानिंग है, उसको सेव देने की तैयारी चल रही है। तो उस समय की जो सबसे बड़ी उनकी जरूरत थी कि गंगा को इस प्रदूषण से बचाना है, लेदर क्लस्टर को एक अच्छी जगह स्थापित करना है, तो पहले स्थापित करेंगे फिर यहां से इनको डिस्टर्ब करेंगे। तो वो रमईपुर में दिख रहा है और हमें लगता है आने वाले समय में बहुत जल्दी लेदर क्लस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने भी क्या 2018 में कोई प्रस्ताव दिया था निवेश का? एमओएम सिग्नेचर किए थे क्या? नहीं किए थे, हम नहीं किए थे। नहीं किए। अब आप पहली बार कर? पहली बार। चलिए, अब जो पहली बार आपने किया है तो आपने क्या सोच करके किया, क्योंकि आपके सामने तो सारी परिस्थितियां थी? अब इस समय की परिस्थिति को देख करके, जैसे भी एक आपको उदाहरण अपना दे दें। जी जी हाँ। आईटी सिटी का। हाँ। उन्नाव में हमारी मैक्सिमम लैंड है और बहुत प्राइम लैंड है। उस पे मैं टाउनशिप बनाना चाह रहा था। सरकार से मैंने डिस्कस किया कि साहब 140 एकड़ में हम यहाँ पे एक टाउनशिप लाना चाहते हैं। इसकी प्रॉपर जो भी वर्किंग है, जो भी इसमें लैंड यूज की चीजें हैं, जैसा भी आप करिए इसको। तो इमीडिएटली सरकार ने और इवन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि हमने अभी अभी नवंबर 2022 में अपनी एक आईटी पॉलिसी लाए हैं। उस आईटी पॉलिसी के तहत हमने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। उस 4 भागों में एक मध्यांचल है जिसमें हम लोग आते हैं और एक है आपका बुंदेलखंड। तो मध्यांचल और बुंदेलखंड में नोएडा तो अपनी जगह अलग चलता है, लेकिन मध्यांचल और बुंदेलखंड में जो इसकी जरूरत है अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है और यहाँ इसकी बहुत जरूरत है। तो अगर ये कानपुर में हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आईआईटी भी है, यहाँ पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है, अच्छे कॉलेजेस है, सारा माहौल है, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप है, सब कुछ है। तो अगर इसको आप आईटी में कन्वर्ट कर दे तो गवर्नमेंट आपके साथ है। तो मैंने कहा साहब आईटी का तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हम तो रियल एस्टेट पे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां आईटी से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है और वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर इसको आईटी में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो आपकी मैं मीटिंग अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री हाउस में बैठाल करके उन लोगों से कराएंगे और जहां आप संतुष्ट हो उनसे वो आप कोऑर्डिनेशन करें, उनके सहयोग जहां जरूरत हो वहां लें और चीजों को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की जो सिस्टम गवर्नमेंट में दिख रहा है तो इससे लग रहा है कि आगे चीजें बढ़ रही हैं। अब आपकी क्या योजना है जो आपने निवेश के लिए दिया, कितने का निवेश है और उसके तहत आप क्या क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली हम लोग रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं जी
और रियल एस्टेट में कानपुर में मैनावती रोड पे, साउथ में और उन्नाव पे हमारे पास बहुत जमीनें हैं। लास्ट करीब 15 सालों से हमने काफी जमीनें परचेज करके सब असेंबल कर रखी हैं, और उस पे हमको प्रोजेक्ट लाना था, काफी दिनों से पेंडिंग भी था, लेकिन मन में कॉन्फिडेंस या इन्वायरमेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो सब हम नहीं कर पा रहे थे। अब जब ये चीजें आई तो ये हुआ कि ये बहुत अच्छा समय है कि गवर्नमेंट भी साथ खड़ी है, सिस्टम भी साथ खड़ा है, और रिक्वायरमेंट भी अब शहर की बढ़ गई है। अगर 5 साल पहले करते हो सकता है चीजें नहीं हो पाती, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है। तो जो मेरे प्रोजेक्ट पेंडिंग थे, जो मेरे दिमाग में थे, वो सब मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आ गया हूँ। तो अब उसके तहत आप मैनावती मार्ग में बनाएंगे? मैनावती मार्ग में एक हम मेडिसिटी बना रहे हैं। मेडिसिटी का कंसेप्ट ये है कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, नेचुरोपैथिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जो भी है वो सारी अंडर वन रूफ मिलेंगी। और उससे रिलेटेड आपको वहां एक इन्वायरमेंट मिलेगा कि रहने के लिए फ्लैट मिल रहा है, आपको होटल मिल रहा है, आपको वहां पर रिक्रिएशन की चीजें मिल रही हैं कि सपोज फादर को आपने एडमिट कर दिया, 3 दिन डॉक्टरों ने कहा रहेंगे, तो आप क्या करें? तो आप वहां पर अपना प्रॉपर तरीके से रह रहे, खा रहे, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे यहाँ कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है हम गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं, हम 25 एकड़ में इसको ला रहे हैं। ये कंसेप्ट हम चाहते हैं कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में इसको प्लान किया जाए, जिससे कि सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, और पब्लिक पैसा देने को तैयार रहती है, उसके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए और उसको अच्छी सर्विसेज मिल जाए। तो उस उद्देश्य से मैं एक मेडिसिटी ला रहा हूं, कुछ बेंगलो बना रहा हूं, कुछ मल्टी स्टोरी बना रहा हूं, और अभी एक लेटेस्ट हमने होटल चालू किया है, और 1-2 होटल की और प्लानिंग है। तो इस तरीके से पूरा ये शहर के बीचों बीच है, और करीब 3000 करोड़ रुपए का इस इन्वेस्टमेंट के साथ आईटी सिटी, जो कि कानपुर उन्नाव के बीच में स्टैब्लिश होने जा रही है। इस तरीके के मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट का प्लान है। आईटी सिटी का जरा कॉन्सेप्ट बताइए, जैसे आपने मेडी सिटी का बताया, सेम उसी तरीके से आईटी सिटी का कंसेप्ट है। आईटी से रिलेटेड आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां ऑफिसेस खोलेंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होंगे, हार्डवेयर डेवलपमेंट होंगे, सारी टेक्निकल रिसर्चेस होंगी, सारी वर्किंग होंगी, वो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपने फोकस करेंगी। तो जो हम लोगों के बच्चे हैं, सपोज आपके अपने कानपुर की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो हमेशा हम बोलते हैं कि सारे परिवार में ओल्ड एज लोग रह गए, बिल्कुल, बच्चे चले गए, बिल्कुल। तो उन बच्चों को हम कैसे रोके? होता क्या है, पहले बच्चे जाते हैं, बाद में पिता ही चले जाते हैं, और धंधा बंद हो जाता है, वो धंधा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा बहुत दिनों से, पिछले 10 सालों से ये उद्देश्य है, अगर ये चीजें यहाँ पे डेवलप की जाए और उन बच्चों को यहाँ इन्वायरमेंट मिल जाए, जिसके लिए वो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद जाते हैं, तो अगर 20-30% सैलरी उनको कम भी मिले, तो भी अपने पिताजी के साथ अपने घर में वो रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल ठीक। और कंपनी के उद्देश्य क्या है? अगर वो हैदराबाद में उसको प्रोमाइसेस लेते हैं, तो मान लीजिए उनको 80 रुपया स्क्वायर फीट से मिलता है, तो हो सकता है हमारे यहाँ 50 रुपए मिल जाए, और भी बहुत सी चीजों की हमारे यहाँ लागत कम पड़ेगी उनको, तो उनको भी प्रॉफिट है, बच्चों को भी प्रॉफिट है। और जब ये चीजें शहर में रन करेंगी, तो जो इन्वायरमेंट शहर में बनेगा, जो हेल्दी माहौल बनेगा, जो लगेगा कि शहर जीवित है। अभी लोग कहते हैं मरा शहर है, तो वो इस वजह से था कि बच्चे निकल जाते थे, बुढ़े बेचारे मंदिर जाते थे, इधर जाते थे, उनके पास कुछ था नहीं। तो जब वो इन्वायरमेंट यहाँ हंसी खुशी का माहौल बनेगा, और उसी कैंपस में फ्लैट लेकर के बच्चा अपने फादर के साथ रहेगा, तो फादर को कितना अच्छा लगेगा अपने कानपुर शहर में वैसे ही रह रहे, और अच्छे इन्वायरमेंट को उनको ये डेवलपमेंट करने का मेरा उद्देश्य है। देखो, लेकिन उद्देश्य आपको हो, तो जो आपने आईटी वाली बात कही है, ये तो सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ पर, और कोई करने को तैयार नहीं। अब मेरा एक और है कि ये जो आपकी 2 योजना है, मेडी सिटी और आईटी सिटी, ये इनका प्रारूप या कब तक ये धरातल पर दिखने लगेंगी? ये अभी 2-3 महीने के अंदर जी दोनों चीजों की वर्किंग बन रही है, हमारे प्लान सब बनने चालू हो गए जी। और ये आईटी सिटी की पूरी वीडियो बनी हुई है हमारे पास जी, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं हमको, जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए हैं। ठीक। तो उस सब चेंजेस के साथ आईटी और मेडिसिटी के पूरे प्रारूप के साथ मैं उसको सबमिशन करने जा रहा हूं। मेरे पास लैंड है, मेरे पास प्लानिंग है, सारी वर्किंग है।
उसको मैं स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही जल्दी धरातल पे लाने की वर्किंग कर रहा हूं। मेरा एक भी प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टर समिट में मैंने दिया है वो कहीं बिना जमीन का नहीं है और बिना किसी उद्देश्य का नहीं है। तो दो बातें और हम, ये आपके प्रोजेक्ट कब तक पूरे हो पाएंगे? अब ये प्रोजेक्ट तो देखिए होता क्या है, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है जी। इन्वेस्टमेंट जब होता है उसके साथ साथ डिमांड क्रिएट होती है जी। जैसे ही डिमांड इसकी अच्छी क्रिएट हुई तो हम लोग उसको डबल स्पीड से करते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज के एक सिस्टम है, हमारे भी अपने मीन्स है। बहुत से ज्यादा हम फंडिंग ले लें बैंक से, कहीं से ले तो प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइम से पेमेंट नहीं किया तो डिस्टरबेंस होता है, ये हजारों करोड़ की लैंड हमारी सब चली जाएंगी। तो उन सब चीजों पे मैं डेवलप करने के साथ साथ सेल पे भी फोकस करूंगा, और वो सेल का परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी स्पीड वैसे बढ़ती जाएगी। तो ये आईटी सिटी में हमारा पहला उद्देश्य ये है कि कुछ रहने की व्यवस्था और आईटी का डेवलपमेंट जो एरिया है उतना करके हम उसको 2-3 साल 2.5 साल में चालू कर देंगे। फिर धीरे धीरे उसमें गोल्फ कोर्स बन रहा है और चीजें बन रही, वो डेवलप होती रहेंगी। अच्छा, इसमें यही आपकी स्थिति मेडिसिटी की भी होगी 2.5-3 सेम इसी तरीके से। अच्छा, मैं अगर कहूँ तो आईटी जो सेक्टर में आप जा रहे हैं, इसमें आप कितने बच्चों को रोजगार दिला पाएंगे, कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा इससे, ये थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। इसमें कम से कम 2-4 हजार बच्चों को मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और मेडिसिटी में तो काफी मिल जाएगा, वहां तो और मिल जाएगा, वहां तो मिल जाएगा, डॉक्टर्स को मिल जाएगा। अब क्या होता है, डॉक्टर सपोज दिल्ली का डॉक्टर है, बॉम्बे का डॉक्टर है, वो कानपुर जब आता है तो उसको हॉस्पिटल तो मिल गया, उसने सर्विस कर ली, उसके बच्चे उसकी फैमिली को इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो वो मेडिसिटी में उसको सब कुछ मिल रहा है। उसके बच्चे एंटरटेन भी कर रहे हैं, स्कूलिंग भी है, उनको होटल भी है, सारी चीजें जब उनको मिल रही है, रिक्रिएशन की मिल रही है, तो उनको लगता है कि यार कानपुर में कोई बुराई नहीं है, अपने चल के वहां पर स्टैब्लिश हो सकते हैं। लेकिन आप उधर रियल एस्टेट में भी जा रहे हैं, आपने कहा मैं बंगलो बनाऊं, क्या लोग कहते हैं कि अब कानपुर में इसकी उतनी डिमांड नहीं रह गई है? कानपुर में डिमांड हमेशा से रही है, और एक बात मैं कानपुर में कहना चाहूंगा जी कि कभी भी कानपुर में इतनी तेजी मत दी आई। 2008 की भी रिसेशन हुआ, उसके बाद से अभी भी जैसे वर्ल्ड रिसेशन में चल रहा है और तमाम जगह आया है, लेकिन कानपुर में कभी भी लैंड प्राइसेस नहीं गिरी। उसके पीछे एक रीजन ये भी रहा है क्योंकि कानपुर कोई बहुत लंबा डेवलपमेंट आउटर में नहीं हुआ। तो जब आदमी रहने की सोचता है तो सबसे बड़ा आदमी जो शहर का है वो रहने की सोचता है स्वरूप नगर, तिलक नगर। जब उसकी हैसियत उससे बाहर जाती है तो उसके आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ता है। तो जैसे अब ये मैनावती में न्यू कानपुर सिटी सरकार बना रही है, सामने हम बना रहे, एक इन्वायरमेंट जब वहां बनेगा तो धीरे धीरे उसमें जब लोग बढ़ेंगे, वर्किंग और बढ़ेगी, तो बाहरी लोग भी आएंगे, इंटरेस्ट बनेगा उसका। क्या लोग अभी ये पसंद करते हैं कि हम अपना मकान न बनवाएं, फ्लैट में रहें जा करके? क्या ये भी एक तो फ्लैट में क्या सिक्योरिटी सेफ्टी तो रहती है, और अपना इंडिविजुअल मकान अगर वो कैंपस नहीं है जी तो थोड़ा सा एक तो उसमें आदमियों की जरूरत ज्यादा पड़ती है, और दूसरा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। अगर एक कैंपस में 50 मकान है, जैसे एक हम यहाँ पे चैम्बर बना मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी, 75 बेंगलो बना रहे हैं डॉक्टर्स के। ठीक, बहुत अच्छा। वो डॉक्टर्स सिर्फ डॉक्टर्स को दे रहे हैं। उन 75 बंगलों में टोटल उनकी कार पार्किंग गेट पे लग रही है, अंदर किसी की नहीं आ रही है, गोल्फ कार्ट से वो सब अंदर जाएंगे, उनके सारे रिक्रिएशन की क्लब वगैरह की सारी फैसिलिटीज हमने दे रखी है। इवन रोड पे ही एक उनका कमर्शियल जगह में एक उनको ऑफिस दे दिया है जी, कि सपोज आपसे कोई मिलने आता है तो आप उसको इसी जगह पे मिले। क्या बात। और अंदर को आपका सर्वेंट भी जाएगा तो उसका भी कार्ड होगा। ऐसे नहीं कि आप साहब इधर से निकल रहे तो सोचा चाय पी ले, तो उस टाउनशिप में विदाउट आपकी कंसेंट से कोई भी आदमी आपकी बेल नहीं दबा सकता। तो इस तरीके का जब कंसेप्ट ला रहे हैं तो हर आदमी को सिक्योरिटी सेफ्टी जब एक कैंपस में मिल रही है तो क्यों नहीं लेगा वो। ये कहाँ पर? मैनावती में इस्कॉन टेम्पल के बगल में। ये वहां पर है? बिल्कुल। आपके वहां पे 2 हो गई, मेडिसिटी भी हो गई, मेडिसिटी हो गई, ये हो गई, और 3-4 प्रोजेक्ट है, 3-4 होटल भी है वहां पे। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर अब आने वाला समय कानपुर का कैसा होने जा रहा है। आज आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ग्लोबल समिट की, जिसको लेकर के आज एक उत्तर प्रदेश में नए माहौल का सृजन हुआ है।
विश्वनाथ जी जरा मुझे ये बताइए कि आप तो प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं कानपुर में, और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कौन अब उत्साह में दिख रहा है निवेश करने के लिए, आपको लग रहा है कुछ? ऐसा है, कानपुर में उत्साह के लिए वही बात फिर से आती है कि गवर्नमेंट का रुझान जी। अब उत्साह में गवर्नमेंट ने एक स्टेट कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया है जी। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पे बनाया उन्होंने। उस कैपिटल रीजन में 7 शहरों को जोड़ा है। कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और आपका सीतापुर, और इस तरह से 7 शहरों को उन्होंने जोड़ा हुआ है। इन 7 शहरों को जोड़ करके स्टेट कैपिटल रीजन बनाना उनको। स्टेट कैपिटल रीजन में अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सिटी कानपुर है। लखनऊ को भी हम इंडस्ट्रियल सिटी नहीं मानते और कानपुर से जुड़ा उन्नाव है। तो कानपुर से लखनऊ जाने की तरफ जो भी डेवलपमेंट होगा वो इसी वजह से होगा कि स्टेट कैपिटल में इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट कानपुर में बनेगा। तो जब बनेगा तो लोग यहाँ को प्रेफरेंस देंगे। तो वो प्रेफरेंस जब कानपुर को मिलने लगेगा, क्योंकि जिसको व्यापार करना है उसको कानपुर ही आना है, और वो जब माहौल कानपुर का बनने लगेगा तो उत्तर प्रदेश में कानपुर सेंटर हो जाएगा। 2-3 साल में आप देखेंगे, जो हम लोग अभी कहते हैं कि सब लखनऊ बहुत आगे हो गया, लखनऊ बहुत हो गया, ठीक है लखनऊ आगे हो गया, लेकिन जब कानपुर की शुरुआत होगी और जिसका कि माहौल बन रहा है, अगर कानपुर की शुरुआत होगी तो घूम फिर के फिर कानपुर नंबर 1 उसी तरीके से पूरे प्रदेश में होगा। अच्छा, एक बात और भी मैं देख रहा था कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो निवेश हो रहा है, उसमें 45% वेस्ट में हो रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29% है, लेकिन जहां हम लोग हैं वहां मात्र 13% है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में मात्र 13% है। हम एक कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो जिस कैपिटल की बात कर रहे हैं उसके लिए ये 13% तो बहुत कम है, कम से कम नहीं हो तो हमको पूर्वी चल में जो 29 है वही मिल जाता तो शायद लाभ मिलता। तो वही मैं वर्मा जी बात कर रहा हूं ना जी, कि आप वहीं पे जाना प्रेफर करते हो जहां पे अपॉर्चुनिटीज है और कंपटीशन नहीं है जी। आपको मौके यहाँ है, यहाँ सरकार लगी है, आपको जमीन दिला रही है, आपको एम्प्लॉयमेंट लोगों को चाहिए, आप उसको नौकरी दे रहे हैं, काम ले रहे हैं, तो जहां पर सब भरा पूरा है, आपका नोएडा में सब कुछ है, अब आप वहां पे और खोल लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने वो कानपुर सोच लिया तो आप क्या उसमें जो बेनिफिट्स होंगे, जो वर्किंग होगी वो बेटर होगी। तो ये जो परसेंटेज आपका है इसी को बढ़ाने की तो तैयारी चल रही है। लेकिन जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एक प्रोजेक्ट्स दिए हैं, क्या और लोगों ने नहीं कानपुर के लिए दिए हैं क्या? कानपुर में जो और लोगों ने दिए उसमें मैक्सिमम लोगों ने इंडस्ट्रीज के दिए हैं। इंडस्ट्रीज तो जिनका जो इंडस्ट्री है वो उससे रिलेटेड अपना एक्सपेंशन कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री तो तुम्हारी ठीक है चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री चलाने का माहौल कैसे बने? माहौल तो इन्हीं चीजों से बनता है ना कि आप जो भी बाहर से आ रहा है उसको सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मिला, लॉ एंड ऑर्डर के बाद उसको रहने खाने की अच्छी व्यवस्था मिली, काम करने का अच्छा वातावरण मिला। जब ये चीजें मिली तो वो बाहरी यहां पर आया। इंडस्ट्री में तो आपको लेबर चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, काम चल रहा है, प्रोडक्शन करके माल भेज रहे हो। लेकिन अगर शहर को डेवलप करना है, चलाना है, तो शहर में इन सब चीजों की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी। तो ये व्यवस्था सिर्फ रियल एस्टेट का ही आदमी कर सकता है, और आदमी सोच भी नहीं सकता कि भाई ये क्या मेडी सिटी। हमसे बहुत लोग पिछले 15 दिन से पूछ रहे हैं भाई साहब ये IT सिटी है क्या, 3000 करोड़ रुपया आएगा कहां से, ये व्यवस्था क्या है? तो हम कह रहे भाई साहब सबको बताएंगे, स्टेप वाइज एक चीज समझाएंगे, इसको आने दो मैदान पे। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो रियल एस्टेट के अलावा कोई आदमी इन सब चीजों को नहीं सोच सकता। तो रियल एस्टेट सपोज आज हमने सोचा है, 4 लोग और सोचेंगे तो चीजें और तेजी से बढ़ेंगी। अब आज होटल की स्टोरी समझिए, 25 से 30 साल हम देख रहे हैं, एक लैंडमार्क होटल था, उसके कंपैरिजन में आज तक कोई दूसरा होटल नहीं आया। 30 साल बाद आए, डीजे विला आए और 1, 2, 3, 4 होटल्स आए, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आए 100-150 रूम से इन्वायरमेंट के साथ आए हो। अब हमने होटल बनाया तो हमारे होटल के अभी चालू होने में 2 महीने हुए, अभी फुल फ्लैश कोई बहुत अच्छे से हमने चालू भी नहीं किया, बहुत उसकी मार्केटिंग भी नहीं की, लेकिन उसी के साथ ही 3 होटल साइंड हो गए कानपुर में। ITC ने कर लिया, हयात ने कर लिया, और आपका ताज ने कर लिया। ये क्यों कर लिया?
एक रियल एस्टेट के आदमी ने लीड ली। तो जब रियल एस्टेट का आदमी उस चीज पे लीड ले सकता है तो हम तो होटलियर है, तो क्यों नहीं ले सकते? तो ये सोच बनाने की जरूरत है। तो जो मैं सोच ला रहा हूं मेडी सिटी, IT सिटी, वर्मा जी आप देखिएगा इस पूरे शहर में क्या इन्वायरमेंट बनेगा। पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आदमियों में हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ बिजनेस खून में है, हर आदमी काम करना चाहता है, उसको माहौल मिल जाए और माहौल के साथ साथ ये सिक्योरिटी हो जाए कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रुपया हमारा डूबेगा नहीं, प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा, हम प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। ये इंश्योरेंस आदमी बहुत चाहता है क्योंकि आजकल फंड्स की प्रॉब्लम्स होती है, बैंक वगैरह से लेकर के कोई काम कर लो तो फंस जाओ आदमी। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आदमी काम करता है। लेकिन जब 2-3 काम उस लाइन पे होते दिखते हैं तो लोग हिम्मत करके आगे आते हैं। लेकिन ये बात आपकी हमको बहुत समझ में आई कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी रही है, तो एक इन्वायरमेंट इंडस्ट्रीज का, अगर मान लीजिए लोगों ने कहा कि वो कताई मिलें बंद हो गई, BIC बंद हो गई, NTC बंद हो गई, तो लोगों ने कहा उसके मुकाबले में MSME की देखिए, दादानगर देखिए, पनकी देखिए, फजलगंज देखिए, कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही। तो यहाँ पर जो, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही कि खून में इंडस्ट्री वाला है, उससे क्या हम उभर नहीं पा रहे, या हमको कोई दिशा नहीं मिल पा रही है, कोई विजन नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा भी कुछ दिखता है? देखिए वही MSME की बात करें जी, तो MSME हम कहते हैं, अभी उस दिन मंच से भी मैंने कहा जी कि अगर आप कानपुर में 10-20 बड़े आदमी उद्योगपति ढूंढोगे तो आप अंगुलियों में नाम गिना दोगे जी कि ये साहब JK है, ये लोहिया है, ये फलाने है, ढिकाने हैं। लेकिन जो कानपुर में SME वर्क कर रहे हैं और जो हम समझते हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपया साल कमा रहे हैं, इनको कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकता और पूरा हमारा शहर उन्हीं की दम पे चल रहा है। तो जो SME है उनको इन्वायरमेंट चाहिए और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी चाहिए और इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट इनकी कोई केयर नहीं कर रहा। अब वो 5 अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ जाएं तो लोगों को लगे कानपुर में टाटा ने ये कर दिया, बिरला ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, तो उसके साथ साथ इनको एंसिलरी का भी सपोर्ट मिले और इनको भी लोग अच्छी निगाह से देखने लगे, अच्छा आप कानपुर के इंडस्ट्रीज है। अभी तो लगता है कानपुर में तो कुछ है ही नहीं, तुम कर क्या रहे हो यार। तो इस सब माहौल को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स करके 8-10 बड़े हाउसेस को भी यहाँ एस्टेब्लिश करना है। अब जैसे डिफेंस में वर्किंग कर रहे हैं, अडानी जी को उन्होंने जो भी दिया है उसमें उनको प्लान करना है, तो डिफेंस अगर प्रॉपर आ गई तो डिफेंस में एक्टिविटीज चालू हो जाए। लेदर क्लस्टर चल रहा है और कानपुर में देखा जाए तो भी नए उभरते बिजनेस में एडिबल ऑयल का बहुत तेजी से काम बढ़ा हुआ है। मतलब कहते हैं कि अपने लोग इंडिया में कानपुर 2nd नंबर पे आता है एडिबल ऑयल में। सोप मैन्युफैक्चरिंग, होजरी मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट, कितना काम ऐसा है जो कि खूब हो रहा है। आज हमारी घड़ी जो है हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी, मतलब हिंदुस्तान लीवर की कैपिटल बेस को या उसका छोड़ दो, सेल के बेस पे ही इज नंबर 1, तो भी कानपुर के ही है। तो ये ब्रांड जो है इनको प्रोटेक्ट करना है। अब सपोज उन्होंने ऑफिस बाहर खोले तो गवर्नमेंट को हम कहते हैं इनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब आप क्यों जा रहे हो, कानपुर में क्या समस्या है। आप वो बेंगलोर हैदराबाद के इन्वेस्टर को तो बुला के लाते हो, ये गली क्यों जा रहा है अहमदाबाद, क्या बात, आप पूछो इनसे, इनको बैठा लो अपने पास, इनकी समस्या को सॉल्व करो। तो जो पलायन है आदमी का या बिजनेस का, पहले उस पर भी तो ध्यान दो कि ये क्यों आदमी शहर छोड़ के जा रहा है, ये क्यों दुबई बसने जा रहा है, ऐसा क्या इसको यहाँ पे कष्ट मिल गया जिसकी वजह से जा रहा है। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि पलायन क्यों हो रहा है, क्यों लोग दुबई जा रहे हैं, हमारी घड़ी अहमदाबाद क्यों जा रही है, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? बेसिक वही है कि उनके प्रति जो लोगों का रुझान नहीं था जी। आप जो कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप हमको टैक्स दीजिए, आगे बढ़िए। तो जो अब गवर्नमेंट का जो मैं बता रहा हूं, बेर बेर आपको बताना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट का रुझान अब दिख रहा है, एक एक आदमी को फोकस करके, एक एक आदमी की वर्किंग करके कि आप समस्या बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, क्या चाहते हैं आप, कैसे चाहते हैं। ये प्लानिंग अगर 5 साल पहले होती तो आज हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन ठीक है, वही पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त है। अगर आज हम स्टार्ट दे रहे हैं तो 2-3 साल में हम फिर उस लेवल पे आ जाएंगे। क्या आपको ये लगता है कि जिस तरीके से आपने मेडिसिटी की बातचीत की, IT सेक्टर की, आज कानपुर में ऐसे ही इसी प्रकार के
अन्य प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है, और बार बार एमएससी में जाना, बार बार उसी पर करना है, उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला। अगर हम चाहते हैं कि ग्रोथ का इंजन तेजी के साथ चले तो हमको दूसरी दिशा में भी सोचना चाहिए। कई बार आया कि टेक्सटाइल हेल्प हब बन जाएगा, एजुकेशन सेक्टर की बात होती है, मेडिकल सेक्टर की बातचीत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बन रहा है हैलट में, वहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी बात हो रही। क्या आपको लगता है कि अब कुछ डाइवर्जन होना चाहिए? नहीं, डाइवर्जन देखिए, बेसिक जो चीजें हैं जी, वो सबसे पहले तो जो आदमी शहर में रह रहा है, जी, हम लोग रह रहे हैं, आज हम लोग यहीं के बासिंदे हैं, तो हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोगों की अच्छाई बुराई क्या है, हम लोग यहाँ खुद क्या कर रहे हैं, सरकार से क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है वो अच्छे तरीके से अच्छी नीयत से कर रही है। तो ये सब चीजों में अभी सामंजस्य नहीं था, हमको कोई देखता ही नहीं था। सरकार की हमको जो इच्छा होती थी हम करते थे, और कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो मैनेजमेंट करके निपट जाती थी। अब वो चीजें भी नहीं निपट रही हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऐसा नहीं कि कोई मैनेज करके आप निपटा लेंगे। तो धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है कि देखिए साहब, अब वो चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, और ऐसा कोई काम न करो जिससे कि आने वाला समय या नेक्स्ट जनरेशन ट्रबल में रहे। तो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और वो उधर से कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम ठीक कर रहे हैं, तो वो उधर से हाथ मार रहे हैं, इधर आप सही कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चीजों का सामंजस्य लगता है कि बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो फिर हम लोग वहीं आ जाएंगे। तो क्या ये जो ईज ऑफ डूइंग की बात की जा रही है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, क्या लगता है कि उतना सब कुछ हो रहा है? और अगर उतना हो रहा था तो कानपुर में ये समस्या देखिए, फिर वही बात है, वो पॉलिसी बनाते हैं, वो वर्किंग करते हैं, वो आगे उसको थ्रो कर देते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, कि धरातल पर वो चीजें बहुत अच्छी व्यवस्थित नहीं पहुंच पा रही। जी जी जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वही है कि सिस्टम में जो मॉनिटरिंग है, हाँ, अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी मीटिंग की, उन्होंने कैबिनेट की, उन्होंने टॉप प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की कर ली, बात आगे बढ़ गई, उन्होंने नीचे तक उसको फैला दी। अब वो डायरेक्ट बात करे डीएम से कि भाई साहब ये क्या बात है, जो आपको फलाने दिन सर्कुलर गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो वो इमीडिएटली उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि हमको जवाबदेही है। अभी उनकी जवाबदेही आपस की रहती थी, कोई ना कोई चीजें बता दी, उन्होंने आगे बढ़ गए। तो जो चीजें है वो धीरे धीरे करके सिस्टम ठीक हो रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम अगर ठीक है, और जो गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति दिख रही, एक होती है कि हम चाहते हैं, बातें तो खूब करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं दिखती। ठीक बात है। अब इस गवर्नमेंट की ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति दिख रही है। हमको तो बस एक ही बात लग रही है, लोगों ने तमाम बार मुझसे कहा कि 22 लाख करोड़ की बातें करते हैं, इसके पहले भी तो बहुत बातें हुई, तो क्या प्रदेश में होगा? तो मैंने कहा यार आप 22 लाख भूल जाइए, अगर 3 लाख करोड़ भी आता है तो क्या प्रदेश में कुछ चेंज दिखेगा? तो कह रहे हाँ भाई साहब दिखेगा। तो हम कहा फिर तुम क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो? ठीक बात है। आप 3 लाख करोड़ को सोचो भाई, पहले 3 आने दो, 3 से 22 होंगे, लेकिन ये क्रिटिसाइज करना कि क्या ऐसा हो सकता है 22 आ जाए, तो इसको क्यों करो भाई? आप ये तो मानते होगे कि कोई भी चीज का 10-20% इंप्लीमेंटेशन होगा, तो 10-20% में 2-3 लाख करोड़ रुपया होते हैं। अब 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अगर प्रदेश में लग रही है, कोई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की वर्किंग बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ना। बिल्कुल दिखेगा। तो 22 वो धीरे धीरे करके 22 भी पहुंचेगा, 22 एक दिन में नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन शुरुआत तो होगी। शुरुआत तो हुई ना। वैसे कानपुर की सबसे बड़ी थ्रस्ट क्या आप मानते हैं? क्या कानपुर को चाहिए? कानपुर कैसे डेवलप करे? निश्चित रूप से आप जैसे लोगों की बड़ी तमन्ना है, इच्छा है कि कानपुर बढ़िया हो जाए। क्या थ्रस्ट क्या है? क्या चीज चाहिए कानपुर को? नहीं, हम तो सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं कि जो हमारे कानपुर के बिजनेसमैन हैं जी, जिन्होंने कानपुर से कमाया है, ठीक बात है, और कमा के वो दिल्ली बाहर बॉम्बे में बसते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे मीटिंग होनी चाहिए कि भाई साहब आपकी इंडस्ट्री यहाँ लगी है, आप साल का इतना कमा रहे हो, अभी 500 करोड़ का दिल्ली में होटल खरीदा है, 300 करोड़ की बॉम्बे में इंडस्ट्री लगाई है, आप कानपुर के लिए क्या कर रहे हैं? आप बताइए मेरे को। तो क्या होता है, जो कमा चुके हैं या जो ट्रैक पे कमा रहे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट जल्दी दिखेगा।
बजाय इसके कि एक आदमी अभी मेहनत करेगा, कमाएगा, प्रोजेक्ट लगाएगा, बैंक से लोन लेगा, कर्जा अदा करेगा, उसको टाइम लगेगा। तो जो शहर से कमा रहे हैं 50 आदमी, उनकी मीटिंग अभी मैं करवाता हूं। मैं गवर्नमेंट से ये कहूंगा जी, और जैसे मैंने खुलेआम कहा है कि आज तक हम भी जा सकते थे नोएडा, बहुत से लोग नोएडा गए, बहुत से लोग गोवा गए, बहुत से लोग पूना गए। मैंने 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कानपुर के बाहर नहीं किया। हम भी जा सकते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में कानपुर की ललक है कि हम यहाँ चले हैं, यहाँ कुछ क्रिएट किया है, तो इसको और बेटर कैसे कर दे। तो मैं एक मीटिंग अभी थोड़े ही दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इसको ऑर्गेनाइज करूंगा कि 70-80 यहाँ के बिजनेसमैन वो निकालो जिनकी इनकम है, वर्किंग है, उनके इन्वेस्टमेंट्स कानपुर में क्या है। दूसरा एक ये है कि आपको कानपुर के विकास में, इसकी समृद्धि में, ठीक है आप ये प्रयास भी करेंगे, ये सबसे बड़ी चैलेंज क्या दिखता है कि कानपुर क्यों नहीं इतना हो रहा। पहले तो खैर कानपुर को कब्रगाह कहा जाता था, अभी भी परेशानी। सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या आपको दिखती है कानपुर के बारे में? प्रॉब्लम सिर्फ वही आ रही है जी कि इंडस्ट्री और लेबर जी, और बीच का सेगमेंट गायब था। आपके पास क्या था भाई? तो मैंने जो आपसे कहा ना कि इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री लगा रहा है, वो इंडस्ट्री लगा रहा है, वो लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो एक तरफ लेबर, एक तरफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन सप्लाई हो रहा है। तो उससे रिलेटेड कानपुर तो दिख नहीं रहा कहीं आपको। पता चला उनका टर्नओवर 1000 करोड़ बढ़ गया, लेकिन आपको तो कुछ दिखा नहीं। तो जो कानपुर की बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मिडिल क्लास जो भाग गया था, आपका बच्चा पहले 12th के बाद, पहले तो 12th तक ही नहीं पढ़ा था कानपुर में, और 12th के बाद वो बेंगलोर में एडमिशन ले लिया तो चला गया, फिर उसके बाद उसकी नौकरी लग गई तो वो चला गया। तो ये इन्वायरमेंट कानपुर में बनाओ कि बच्चा ग्रेजुएशन भी यहीं करे, बच्चा आईटी से रिलेटेड पढ़ाई भी यहीं करे, बच्चे को जॉब भी यहीं मिले, डॉक्टरी करना चाहता है डॉक्टरी करे, डॉक्टरी के बाद यहाँ पे उसको हॉस्पिटल मिले, इन्वायरमेंट मिले। जब ये सब चीज करोगे तो अपने आप कानपुर शहर दौड़ने लगेगा। अभी तो सब आप 2 ही लाइन की बात करते हो, सब लेबर सिटी है। लेबर सिटी, बहुत अच्छी बात है। मैं आखिरी में एक क्वेश्चन, क्या लगता है कि कानपुर, जैसा कि कई बार मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं हम इनका पुराना वैभव लौटाएंगे, पुराना गौरव दिला देंगे, क्या आपको लगता है कुछ दिखेगा ये? और अभी तो 2047 का एक विजन भी काफी तेजी के साथ चल रहा है, क्या लग रहा है कुछ कानपुर से उम्मीदें हैं? फिर वही वर्मा जी बात मैं करता हूँ कि अगर प्रदेश का विकास करना है तो बिना कानपुर के कुछ नहीं हो सकता। क्या बात? आप जो है लखनऊ ले गए, सारे यहाँ के ऑफिसेज लखनऊ ले गए, पहले कानपुर में सब थे, रिजर्व बैंक सभी था, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज थे यहाँ पर, यहाँ 150 IAS बैठता था, तो वो सब आप लखनऊ ले गए, तो वो कानपुर को वो प्रॉब्लम तो आई। लेकिन कानपुर के जो खून में बिजनेस है वो उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में नहीं है। और जो यहाँ का भाईचारा है यहाँ वो भी नहीं है। सबसे बड़ा जो दूसरा आप बताए वर्मा जी भाईचारा है कि अगर आपकी प्रॉब्लम रात में किसी अपने मित्र को पता चलती है तो जो हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, वो सिस्टम कहीं भी बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद कहीं नहीं है। जिसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं बॉम्बे में एक बार इनकम टैक्स कमिश्नर से मिला जी, वो कभी हमारे कानपुर में रहे थे। तो शाम को जब मुलाकात हुई तो बोले रसुलात जी एक ऐसा करते, शाम को एक पार्टी रख लेते हैं और 32 लोग कानपुर के हैं। तो मैंने कहा 32 लोग ये कानपुर के कैसे हो गए? बोले जो कानपुर रहे हैं उनकी एसोसिएशन बॉम्बे में बनी है 32 लोगों की, और उनका कानपुर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर वो एक बार कानपुर रह लेता है, कोई भी अधिकारी पहले तो आता है तो कहता है कानपुर कुछ नहीं, और जब वो जाता है तो कहता है भाई साहब ऐसा शहर मैंने नहीं देखा। तो जो कानपुर की संस्कृति, कानपुर में जो भाईचारा है, उसको थोड़ा सी जरूरत है पुश की, ये इतना बढ़िया चलेगा कि आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की। निश्चित रूप से कानपुर का कल्चर अद्भुत है, कानपुर में वर्क कल्चर भी है, लेकिन उसे लेबर तक सीमित कर दिया गया। कानपुर में विजन भी है, कानपुर में इंडस्ट्री भी है, और ये भी बात सही है। अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना भारत का विकास नहीं होगा, भारत के विकास के बिना दुनिया का, तो ध्यान रखिए कानपुर के विकास के बिना उत्तर प्रदेश का भी विकास नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से एक बात है, यहां सब कुछ है, भाईचारा है, लोग मानते हैं
और कहते हैं कि कानपुर तो वास्तव में बहुत ही प्रेम वाला, प्यार वाला शहर है, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है कानपुर के प्रति ललक की, और जब ये ललक आप में पैदा होगी तो कानपुर भी अपना पुराना वैभव प्राप्त करेगा, गौरव प्राप्त करेगा, और आपकी आने वाली पीढ़ी ये जो दर दर भटक रही है, जो यहाँ पर पलायन शुरू हो गया है, उसको भी रोका जा सकेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।